नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MPPSC 2025 के लिए मैं आपके लिए एक रामबाण सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, इसे रामबाण सीरीज और रोटी सीरीज दो नाम दिए गए थे। रोटी सीरीज यानी जब आप रोटी खाएं तब आप इस सीरीज को आसानी से देख सकते हैं। साथ साथ रामबाण यानी कि यह अचूक है भैया। जिसने इस सीरीज को कभी कंप्लीट कर लिया, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो MPPSC में 45 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे MP के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, वहाँ आपसे बनने वाले हैं। मैंने आपके लिए बताया कि इसमें एक नया सेशन ऐड ऑन किया है, जिसमें मैं डेली आपके लिए 3 से 4 करंट अफेयर के MCQ भी लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपका करंट अफेयर भी कवर हो रहा है। तो दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए रामबाण है, यकीन मानिएगा। इसे देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल PSC बाय DC सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। डेली शाम को यह 10 बजे आपके सामने आ जाएगी, यानी रात को 10 PM पे हम क्या करते हैं, इसे अपलोड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि तभी देख लें, कभी तब नहीं देख पाएँ तो लगभग 24 घंटे के अंदर इस सीरीज को आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, जैसा प्यार आपने बनाया है अभी तक, वैसा प्यार आगे भी बना रही है, क्योंकि मैं जिस प्रकार का आपको कंटेंट देना चाहता हूँ, ऐसा ही कंटेंट आपको आखिरी दम तक देता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करें उससे पहले हम दो प्रश्न जो कल हमने पूछे थे उन दोनों के आंसर की बात करते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न पूछा था, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो आप सभी ने इसका आंसर दिया था। तो क्या आंसर दिया था, एक बार जल्दी से बता देना। एक और बार दे रहा हूँ आपको चांसेस लिए। फिर कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है कि 14 जिलों से होकर गुजरती है। और कितने? सर 5 संभाग से होकर गुजरती, ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए, हमारी जो MPPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वहाँ भी चल रही है। तो हमारा एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, कभी आपने इस टेस्ट सीरीज को लगा लिया तो यकीन मानिएगा यहाँ से आपके 100% प्रश्न आने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसे हम बहुत एनालिसिस के द्वारा, जो हमारी टीम बैक हैंड पे काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, उसके बाद हमारे सर जो सिलेक्टेड है DC सर, उसे चेक करते हैं। साथ साथ मैं भी उसे चेक करता हूँ कि कहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, टेस्ट टाइमिंग 11 AM पे होता है। आपका भैया 5वां टेस्ट होने वाला है मध्य प्रदेश का इतिहास का 7 तारीख के दिन। तो आपको ज़रूर इसे ज्वाइन करना है। साथ साथ जो हमारी चल रही है हमारा बैच, लाइव बैच, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है आपके लिए। तो आप इसे भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप कहीं नौकरी करते हो, नौकरी करने के साथ साथ नहीं भी करते हो, तो आपको नौकरी, जो सरकारी नौकरी का आपका सपना है, वहाँ यह बैच ज़रूर कंप्लीट करा देगा। तो आपको दोनों को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए रामबाण के साथ साथ आपके लिए जड़ी बूटी का काम भी करने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। उसका पहला प्रश्न है, मंधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सर मुझे पता है कि मंधाता जो नाम है वह किसका है? तो सर ओमकारेश्वर जो स्थान है, या आप समझ लीजिए खंडवा जो जिला है, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? मंधाता कहा जाता है। ठीक है, तो मंधाता राजा द्वारा उसे बसाया गया था उनके दादाजी के नाम पर, इसलिए कहा जाता है कि मंधाता का मेला कहाँ पर लगता है? तो खंडवा जिले में लगता है। ये बात आपको याद रखना है। अब कुछ प्रमुख जिले कुछ प्रमुख मेले मध्य प्रदेश के हम एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा लगता है। तो आज हम मध्य भारत के पठार की बात करेंगे। ऐसे तो आप याद नहीं कर पाओगे, तो आज मध्य भारत का पठार मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और मध्य भारत के पठार में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है मुरैना। क्या आता है भैया? तो मुरैना आता है, और मुरैना में जो लगता है वह लगता है नागाजी का मेला। क्या लगता है? नागाजी का मेला लगता है। मुरैना में पोरसा नामक स्थान पर यह आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि इस मेले में मुख्य रूप से बंदर का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, फिर आप आओगे कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर आओगे? तो भैया ग्वालियर में आया सर मैं। तो ग्वालियर में यहाँ पर रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आप कहाँ पर जाएंगे? शिवपुरी में जाएंगे। तो शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा पीर बुधान का मेला। कौन का? पीर बुधान का मेला लगता है शिवपुरी में। फिर गुना में आएंगे तो गुना में आपको देखने को मिलेगा तेजाजी का मेला। फिर यहाँ पर आएंगे दतिया, तो दतिया में माँ रतनगढ़ का मेला, और साथ साथ माँ पीताम्बरा देवी का मेला। ये दोनों मेले कहाँ पर लगते हैं? तो ये दोनों मेले लगते हैं
दतिया में। तो ये सभी आज हमने मध्य भारत के पठार के देख लिए। आगे का भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम आगे वाले जो होंगे, जैसे बुंदेलखंड का आया तो बुंदेलखंड के मेलों की बात कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे आपको मैं याद कराता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले उत्तर का हमारा राइट आंसर है खंडवा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भैया बाघ की जो गुफाएं हैं, एक बार एमपीपीएससी ने इसे लिखा था टाइगर कैप्स, उन्हें ट्रांसलेट किया होगा इसलिए उन्होंने टाइगर केव्स लिख दिया। तो आपको याद रखना है, बाघ की गुफाओं का नाम मुख्य रूप से किस पर? बाघ नदी के ऊपर रखा गया है। किस नदी के ऊपर? बाघ नदी के ऊपर इनको बाघ की गुफाएं कहा जाता है। यहाँ धार जिले में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यह किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। इनकी खोज किसने की थी? तो सर इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी। बाघ कैसा होता है? डेंजर होता है। तो याद रख लीजिएगा, बाघ की गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की थी। गुप्त काल के साथ साथ यह बौद्ध धर्म से संबंधित भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रांसिस्को करके एक पेंटिंग होती है, उसकी भी हमें लिपि देखने को मिलती है। मोराल फ्रांसिस्को उसका नाम है। तो मोराल फ्रांसिस्को पेंटिंग के हमें यहाँ पर निक्षेप जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए कितनी सारी बात करी। कहाँ पर है? तो बाघ नदी के किनारे धार में स्थित है। गुप्त काल बौद्ध धर्म से संबंधित है। खोजकर्ता 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। यहाँ पर फ्रांसिस्को मोराल नामक पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। और कहाँ स्थित है? तो सर धार में स्थित है। आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चंदायन किसकी रचना है? क्या पूछा हुआ है भैया? चंदायन किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, यह रचना मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। मुल्ला दाऊद की एक और रचना है, उसका नाम है लोर कहा। ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि दो इनकी क्या है? साहित्यिक कृति हैं। एक है लोर कहा और दूसरा है चंदायन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदु उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 50,000 पत्ते आते हैं एक बोरे में। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बोरे की जो कीमत दी जाती है वो दी जाती है 4,000 रुपये। ये भी याद रखना कि भैया एक मानक बोरा होता है, उसमें कितने पैसे देती है मध्य प्रदेश सरकार? 4,000 रुपये देती है। सर यह इसका काम कहाँ पर आता है तेंदुपत्ता का? तो आपको याद रखना है, बीड़ी उद्योग में मुख्य रूप से तेंदुपत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो, हम जो तेंदुपत्ता बीनने वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में, कब? अप्रैल 2018 में चरण पादुका योजना चलाई गई थी। कौन सी? चरण पादुका योजना चलाई गई थी, जो कि किससे संबंधित थी? तो तेंदुपत्ता जो बीनते हैं उन लोगों से संबंधित थी। उनको इस योजना के तहत चप्पल तथा पानी की बोतल प्रदान की जाती थी। इनके बच्चों के लिए एक और योजना चलाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, एकलव्य योजना चलाई जाती है। यह योजना के द्वारा क्या होते हैं, जो तेंदुपत्ता बीनते हैं उनके बच्चों को शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य योजना चलाई थी। तो तेंदुपत्ता के बारे में हमने कितनी सारी बात गिन ली। और तेंदुपत्ता हमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या पूछा है भैया? सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न होना था सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पर जो चारों नदी हैं, ये चारों नदी क्या हैं? सोन नदी की सहायक नदी है। कन्हार भी, जोहिला भी, तिपान भी और गोपद भी। जोहिला तो हम सभी को पता है सर, अमरकंटक से निकलती है, ये मैंने बताया था। फिर कन्हर नदी मैंने बताई थी कि झारखंड में आके किससे मिलती है? तो झारखंड में सोन नदी मिल जाती है, हमने मैप से बाकायदा देखी थी। फिर गोपद नदी छिंदवाड़ा से छत्तीसगढ़ से निकलती है। और जो हमारा सिंगरौली वाले स्थान है, सिंगरौली में आके किस में मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। ये बात भी मैंने बताई थी। और जो तिपान नदी है, तिपान नदी भी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर से निकलती है। और किस में मिल जाती है? तो जाके सोन नदी में मिल जाती है। ये चार ही ऑप्शन आपको याद रखना है। अब सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, एक बात आपको याद रखना है। और फिर दानापुर बिहार के निकट जाकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है सर 780 किलोमीटर आपने बता रखी है। और इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, बाण सागर परियोजना, जो कि कहाँ पर है? तो सर शहडोल जिले में है। किस किस के मध्य की है? तो सर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 2:1:1 में यह परियोजना बांटी गई है।
तो कितने सारे फैक्ट हमने सोन नदी के बारे में जाने। इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देखो दोस्तों, आप सीधे लगा के आते कि यहाँ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सब लगा के आ जाते भोपाल, पर गलत हो जाता क्योंकि एमपीपीएससी ने इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया कि आपके मन में कन्फ्यूज़न आए। तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ है इंदौर। कहाँ पर है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय? तो सर इंदौर में है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 20 दिसंबर 1980 को। ठीक है, और यह किस किस राज्य के मध्य है? तो यहाँ है मध्य प्रदेश भैया, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 4 राज्यों के मध्य की एक क्या है, एक प्राधिकरण है। यानी इसका काम क्या है कि नर्मदा पे जो नियंत्रण होता है उसको एथोराइज करते हैं कि किसका नियंत्रण कहाँ पर मिलेगा, कौन सी परियोजना बनाएगी। इन सब की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? नर्मदा नदी प्राधिकरण को सौंपी गई है। स्थापना आपको याद रखना है 20 दिसंबर 1980 को हुई थी। मुख्यालय इंदौर में है। 4 राज्य के मध्य का यह प्राधिकरण है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बेसिन का निम्न फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी जो नर्मदा बेसिन है, लगभग अधिकतर किताबों में लिखा हुआ है 98,796, परंतु ये सरदार सरोवर डैम है, वहाँ पर लिखा हुआ है 97,410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। और इसका सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। लगभग 88.14% भाग कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में इस नदी का पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 88.14 है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है अमरकंटक से निकलती है। मैकाल, सुता, रेवा आदि इसके नाम हैं, अन्य नाम। पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी अरब के सागर में गिर जाती है और अरब सागर में गिरने से पहले यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, किन किन पहाड़ों के मध्य बहती है? तो सर विंध्याचल प्लस सतपुड़ा के मध्य यह नदी बहती है। ये बात भी अपन ने बता रखी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितने सारे फैक्ट हुए? पूरी नर्मदा नदी आपको रिवाइज हो चुकी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, मैंने मैपिंग के थ्रू कोर्स में इतने प्यार से आपको जलवायु समझाया है और इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। कभी आपने एक बार वो क्लास देख ली, कभी वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मध्य प्रदेश की जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया था पिछले साल, उसे भी देख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि भैया मध्य प्रदेश को कोपेन द्वारा 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? सर एक उसने बांटा है AW में। कौन सा भैया? AW में। और दूसरा बांटा है CWG में। सर AW क्या है? तो AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर शीत ऋतु कैसी होती है? शुष्क होती है। ठीक है, AW का यहाँ मतलब होता है। CWG का मतलब क्या होता है कि यहाँ भी क्या है सर? एक प्रकार का शीतोष्ण प्रकार का क्षेत्र है। कैसा? शीतोष्ण प्रकार का क्षेत्र है। और यहाँ पर भी क्या होती है, जो शीत ऋतु होती है वह कैसी होती है? शुष्क होती है, यानी वहाँ पर भी बारिश नहीं होती है। तो देखो 2 ही भाग थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BWHW। इसका वर्गीकरण हमें मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। CWG भी आता है, AW भी आता है। CWG यानी गंगा यमुना का मैदान, G का मतलब, और W का मतलब कि वहाँ पर क्या होता है? शीत ऋतु शुष्क होती है। कल हमने पूछा था, एक पेपर में आया हुआ था, आप सभी को पता है, कल हमने लगाया था जलवायु का, कि मध्य प्रदेश में समानतः शीत ऋतु शुष्क होती है। तो वहाँ भी हमने क्या लगाया था? बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। तो कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होने जलवायु के, तो आपको याद रखना है सभी पॉइंट को। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है भैया, नहीं है वाले प्रश्न बहुत आते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश को आप सभी को पता है 2 कोयला क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सर दूसरा है हमारा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ये सभी आपको पता होगा। मध्य भारत के अंदर सिंगरौली आता है सर, फिर आता है सर सोहागपुर, फिर आती है सर हमारे उमरिया कोयला क्षेत्र, या उसे बोल लो जोहिला कोयला क्षेत्र।
ये तीन हमें मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मध्य भारत क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर छिंदवाड़ा है। अब इसका एक बार मैं विस्तार भी बता देता हूँ। तो इसका विस्तार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। कभी लॉजिक भी कभी आपको मालूम होता कि सर ने भैया 10 बार मैप में बताया कि मध्य भारत वाला क्षेत्र बघेलखंड में फैला हुआ है, तो छिंदवाड़ा तो सतपुड़ा में आता है, तो यहीं पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि नहीं है पूछा था। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ कुछ खाने आती हैं, उन खानों को हम लिख लेते हैं क्योंकि सर खान से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भैया सिंगरौली में चलते हैं। पहले सिंगरौली कोयला क्षेत्र में आप सभी को पता है यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। यहाँ पर जो प्रमुख खान है कोयले की उसका नाम है, एक है बरका, दूसरा है धरौली, और तीसरा है झिनगुर्दा, और चौथा क्या है, खिरवा, और पांचवा है गारबी। ये पांच ही कोयला खदान हमें कहाँ देखने को मिलती है, कोयला सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। सुहागपुर की हम बात करते हैं तो सुहागपुर में भैया ये धनपुरी, बुडार, फिर कोतमा, कोतमा के बाद राजनगर, फिर भद्रा, और भद्रा के बाद जमुना, पाली आदि कोयला क्षेत्र हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सुहागपुर कोयला क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है। क्या पूछा है, सर्वाधिक सत्य कौन सा देखने को मिलता है। देखो भैया पहला है, अधिकांश खनिज प्रदेश के पश्चिमी भाग में समकेंद्रित हैं। तो सर पश्चिम में तो बेसाल्ट की चट्टानें हैं और नवीन बेसाल्टिक चट्टानें हैं, तो इनको तो फोड़ना बहुत ही मुश्किल है सर, तो यहाँ पर तो मिलना बिल्कुल मुश्किल है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अधिकांश खनिज प्रदेश के पूर्वी भाग में समकेंद्रित है, सोचेंगे सर। अधिकांश खनिज प्रदेश के उत्तरी भाग में समकेंद्रित है, सर नहीं है। उत्तरी भाग में तो मुझे चीनी मिट्टी मिलती है मुख्य रूप से, कहाँ पर, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। अब अधिकांश खनिज पूर्वी भाग में, तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वी भाग में हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है, और इन्हीं दोनों चट्टानों से हमें अधिकतर खनिज प्राप्त हो जाते हैं, जैसे मैग्नीज, तांबा, कोयला, बॉक्साइट आदि खनिज हमें पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। कितना ईजी प्रश्न था, लॉजिक भी लगाते तो हो जाता। सभी लॉजिक से जो हमने एमपी की यूनिट 4 अभी कवर की है, हमारी यूनिट 4 लगभग ख़त्म है, एक क्लास बची होगी, और उन पूरी यूनिट 4 को मैंने इतने कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया है। कभी आपने जाके एक बार देख ली तो यकीन मानेगा आप कभी उसके कॉन्सेप्ट लगा के ही आप प्रश्न सॉल्व कर दोगे, रटने की समस्या आपकी ख़त्म ही हो जाएगी। अब आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया था। किसकी बात कर रहा है, नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया था। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया गया है, जिसके तहत क्या करना है, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आप सभी को पता है, कल हमने एक बात करी थी कि अप्रैल 2010 में क्या हुआ था, नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। ये बात भी आज वापस रिकॉल कर लेते हैं। फिर नवीनीकरण ऊर्जा की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो लगभग क्षमता है वर्तमान में 5400 मेगावाट के समथिंग हमें क्षमता देखने को मिलती है। और मैंने बताया था पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है, और सौर ऊर्जा में हमारा कौन सा है, 4था स्थान है। तो ये सभी पॉइंट आपको एक और बार बता दी हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में परिभाषित खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए मैंने आपको 3 प्रकार के वन बताए थे, वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और एक बताया था ओपन फॉरेस्ट, यानी अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर पेड़ों का जो घनत्व होता है यानी वृक्ष आच्छादन होता है वो 70% से अधिक होता है, वह वेरी डेंस फॉरेस्ट में आते हैं। मीडियम डेंस जो 40 से लेकर 70% के मध्य होता है वो क्या होता है, मीडियम डेंस में आता है। और 10 से लेकर 40% तक जो होता है वह किस में आता है, खुले वन या ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 10% से नीचे जहाँ होते हैं वह किसके अंतर्गत आता है, सर वह झाड़ियों के अंतर्गत आता है। ये सभी पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताए थे, आज भी बताएं। तो यहाँ पर खुले वन की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो भैया किस में आते हैं खुले वन, तो सर 10 से 40 वन भूमि पर वृक्षाच्छादन यहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या आता है, खुला वन हमें देखने को मिलता है।
तो सभी मैंने बता दिया आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देवास जिले का जाम गोधरानी संबंधित है। तो भैया कल भी हमने बात करी थी जब हमने पढ़ी थी सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा में मैंने बताया था कि जाम गोधरानी, देखिए जाम गोधरानी ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखा रहता है अधिकतर किताबों में। जाम गोधरानी है देवास में, और यहाँ मुख्य रूप से पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पवन ऊर्जा संयंत्र से, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो रतलाम का एक मामट खेड़ा है। क्या है, मामट खेड़ा। कहाँ पर, रतलाम में। यहाँ पर भी वर्तमान में पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। लगभग 110 मेगावाट का उत्पादन कर रही है मामट खेड़ा रतलाम में, जो हमने पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो सर 8 बार 10 बार आपने बता दिया है, बार बार मत बताओ। तो भैया बार बार बताऊंगा क्योंकि मैं आपको याद करा के रहूँगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पवन ऊर्जा संयंत्र हमारे जाम गोधरानी में ही लगे थे, और हमने प्रीवियस ईयर के पेपर अभी सोल्व करे हैं, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि हाँ सर इससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार करने के लिए आरक्षित रखते हैं? तो राज्यपाल को भी यह अधिकार है, और यह अनुच्छेद 200 के तहत किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो भैया पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वह है विकास में जन भागीदारी, आप सभी को पता होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी उसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यही दो क्या है उसके प्रमुख उद्देश्य थे, किसके, पंचायती राज व्यवस्था के। अब सर राजनीतिक जवाबदेही बिल्कुल नहीं है, वित्तीय संग्रहण बिल्कुल नहीं है। वित्तीय संग्रहण क्यों नहीं है? क्योंकि सर 243 एक अनुच्छेद है, उसके तहत आई आता है। ठीक है, आई में क्या बोला गया है कि सर जो भी पैसा आएगा पंचायतों का, जो कि पंचायत मेले से इकट्ठा करेगी, ठीक है, साथ साथ कुछ और कर लगा देगी, जैसे वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र जैसे पाताल पानी है, तो पाताल पानी गांव वाले क्या करते हैं, वहाँ पर हमसे टैक्स वसूलते हैं, तो वो सभी पे अधिकार किसका होगा सर, पंचायतों का होगा। तो वित्तीय संग्रहण तो यहीं से गलत हो जाता, तो यहाँ पर डी चला जाता सर, ये वाला भी ऑप्शन हमारा चला जाता। फिर राजनीतिक जवाबदेही तो देनी ही नहीं है, हमें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। उसका मतलब क्या है कि आखिरी व्यक्ति तक राजनीति की पहुँच होनी चाहिए। तो इसका ये वाला आंसर सही था, तो इसका राइट आंसर है ए और सी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो भैया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल जी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई गई है, वह रोजगार के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, आपको याद रखना है। और कब शुरू हुई थी या तो 24/9/2013 के दिन इसे शुरू किया गया था, ऐसा बताते हैं, परंतु ये डेट आपको याद नहीं रखना है। एक और याद रखना है कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, इस योजना के तहत क्या किया जाता है? तो इस योजना के तहत सर हमारे यहाँ खाने के लिए छोटी छोटी दुकानें खोली जाती हैं, जिनको भी खाना नहीं मिलता है वह अंत्योदय रसोई योजना पर जाकर खाना खा सकते हैं। नगरीय विकास जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह योजना आती है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? डेली पढ़ रहे हैं भाई, कल भी हमने पढ़ा था कि भैया जो शहरी है वो 27.6% है और ग्रामीण है वो 72.4% है। डेली पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ा था, 17वें लेक्चर में भी पढ़ा था, आप सभी को पता है। ये शहरी है, टोटल कितनी है, 100% पॉपुलेशन है, यानी 7, 26, 26, 809 हमारे यहाँ की टोटल जनसंख्या। मैंने ये बातें आपको बताई थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी कि सर्वाधिक पुरुष कहाँ पर रहते हैं, तो जबलपुर में रहते हैं। सर्वाधिक महिला कहाँ की साक्षर है, तो भैया भोपाल की साक्षर है। ये सभी बात आपको पता होगी। फिर देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर कितनी है? अब मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात आती है तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 69.3। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो राइट आंसर। अब महिला पुरुष की बात कर लें तो सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिला हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, पहले उनका प्रतिशत देख लेते तो पुरुष हमारे यहाँ 78.7% पढ़े हुए हैं और महिला 59.2% महिला पढ़ी हुई हैं। तो महिला आप बहुत पीछे हैं पुरुषों से, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ सिलेक्शन लेना है, यह बात आपको याद रखनी है।
अब सर्वाधिक पुरुष कहाँ के पढ़े हुए हैं, तो जबलपुर के पढ़े हुए हैं। और सर्वाधिक महिला कहाँ की पढ़ी हुई हैं, तो भोपाल की पढ़ी हुई हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब न्यूनतम सर्वाधिक साक्षर जिला हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर, और न्यूनतम साक्षर जिला सर अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीयक क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है। यहाँ पर 2021-22 का पूछा है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या था, मुख्य रूप से जो था वह उत्पादन क्षेत्र का सर्वाधिक था। अब हम बात करते हैं वर्तमान में 2023-24 के सर्वेक्षण के हिसाब से, करंट अफेयर है भैया, याद रखना है। अब इसके हिसाब से क्या है, मध्य प्रदेश का जो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है जीडीपी में, वो 18.47% है, किस पर, प्रचलित भाव पर। और जो स्थिर भाव पर है उसमें 24.54%, किस पे, स्थिर भावों पर। यह क्या है, जीडीपी में योगदान है किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, यानी इंडस्ट्री सेक्टर का। अब इस क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे उत्पादन वाला होता है, निर्माण वाला होता है, बिजली गैस होते हैं, उपयोगिता सेवाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक योगदान दे रहा है वर्तमान में, वह कौन दे रहा है, निर्माण क्षेत्र द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लगभग 43.4% पैसा हमें कहाँ से आता है, निर्माण क्षेत्र से आता है। उसके बाद आता है विनिर्माण क्षेत्र से, कितना, 38.9%। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है, समझ में आ गया होगा। 2023-24 के आंकड़े हैं जो अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारा जारी किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण, उसके आधार पर ये सभी पॉइंट लिखे गए हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है। क्या पूछा है, किस कर का योगदान सर्वाधिक है। तो भैया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखना, मैं देखता हूँ कि कौन व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2031 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड दिया जा चुका है। तो आप सभी को याद है 7 बार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी फसलें मध्य प्रदेश का प्रमुख अनाज फसलें हैं। तो देखिए हमारे मालवा में गेहूं खाते हैं, आप सभी को पता है सर्वाधिक। और बघेलखंड में हमारे यहाँ क्या खाया जाता है, तो धान खाया जाता है या चावल खाए जाते हैं। तो यही हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी या अनाज फसलें हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, गेहूं और धान, ठीक है। बाजरा और मक्का सर मोटे अनाज है, वर्तमान में कोई नहीं बोता है। मक्का और ज्वार भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, तो कोई नहीं बोता है। रागी ज्वार भी सर मोटे अनाज है, तो मोटे अनाज तो आजकल कोई खाता ही नहीं है। क्या खाते हैं हमारे यहाँ, गेहूँ और धान ही खाते हैं, और उगाते भी उसे हैं, इसीलिए यह मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, आपको याद रखना है। अब देखो भैया अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। भैया कल ही की न्यूज़ है, कल परसों के दिन की। और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो रातापानी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। अब आप बोलोगे सर हमने तो सुना था कि माधव नेशनल पार्क को भी बना दिया गया है। तो भैया माधव नेशनल पार्क को एनटीपीसी ने स्वीकृति दी है। किसने, सॉरी, नेशनल टाइगर अथॉरिटी द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए द्वारा उसको क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्योंकि आप पता है कि रातापानी 2008 में एनटीसीए ने मंजूरी दे दी थी कि भैया इसे टाइगर रिजर्व बना लो, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने कब बनाया, 2024 में। इसी प्रकार माधव नेशनल पार्क को भी अभी एनटीसीए ने मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रातापानी अभ्यारण्य। अब हमारे यहाँ आप सभी को पता है कुल 8 टाइगर रिजर्व हो गए, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 2 अभ्यारण्य। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन से, तो सर कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, ठीक है। और एक और कौन सा बच गया, संजय डुबरी, HD लिख देता हूँ। और 2 अभ्यारण्य कौन कौन से सर, तो रानी दुर्गावती आप सभी को पता है, और दूसरा कौन सा बन गया, रातापानी बन गया। तो ये 2 हमारे यहाँ क्या अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, और ये 6 क्या है, नेशनल पार्क है। यानी कुल 8 स्थानों पे हमारे यहाँ क्या चलाया जाने लगा है, तो सर हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाने लगा है। अगला प्रश्न है, संपदा 2.0 एप्लीकेशन का संबंध किससे। आज के पेपर में इससे संबंधित न्यूज़ आई थी कि सर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, रजिस्ट्री में मूल नाम हमें अच्छे से दिखता नहीं है। ये सभी अभी हाल ही में इसमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा था, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए संपदा 2.0 एप्लीकेशन लेके आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था दस्तेवाज पंजीकरण करना।
यानी ज़मीन आपने खरीदी तो ज़मीन के बाद आपको पंजीकरण कराने जाना पड़ता था। तो उस पंजीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या लेके आई थी, संपदा 2.0 लेके आई थी। इस एप्लीकेशन के तहत रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाती थी और इसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया था यहाँ पर रजिस्ट्रिकेशन ऑनलाइन फॉर्म में आपको उपलब्ध हो रही थी, साथ साथ ऑनलाइन के थ्रू हो रही थी। तो ये अभी चर्चाओं में, इसलिए आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार क्यों लेके आई है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आई है और इसका कार्य क्या है, दस्तेबाज पंजीकरण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का 5वां रामसर साइट किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है वर्तमान मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है। पहली थी राजा भोज, जिसे 2002 में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद भैया कौन कौन सी बन जाती है, तो सर उसके बाद सांख्य सागर झील बनती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये क्या है, यशवंत सागर डैम है, यह बनता है। साथ साथ फिर यहाँ पर एक और डैम है और एक कौन सी बनती है, 5वीं तवा डैम बनाया जाता है। ठीक है, तवा डैम कहाँ पर है, नर्मदापुरम ज़िले में है। ठीक है, एक चंदन नगर के पास एक तालाब है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो उसे भी किस में शामिल किया गया है, रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज भी पेपर में आया था कि यहाँ पर सर्वाधिक वो आने वाले हैं, क्या बोलते हैं, अपने विदेशी पक्षी आने वाले हैं। तो पहले रामसर साइट क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। तो रामसर साइट क्या होती है, तो सर यहाँ एक दलदली स्थान होता है जिसके तहत क्या किया जाता है, वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या किया जाता है, तो भैया इसे रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, 1971 में ईरान में एक बैठक होती है रामसर नामक स्थान पे, वहीं पर इसे वेटलैंड बोलते हैं या आर्द्र भूमि बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रवासी पक्षी बार बार आते हैं, तो उन्हीं के घर या रहवास क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए क्या होता है, रामसर सम्मेलन होता है 1971 में ईरान में। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। और 2 फरवरी के दिन आप सभी को पता है भारत में वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कितने, 5 है, राजा भोज, भोपाल, सांख्य सागर झील, शिवपुरी, यशवंत सागर, इंदौर और एक सिरपुर तालाब, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भूल गया था, उसका नाम था सिरपुर तालाब, वो भी कहाँ पर है, इंदौर में। और तवा डैम कहाँ पर है, नर्मदापुरम में। तो हाल ही में तवा डैम बना हुआ है 5वीं रामसर साइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, नर्मदापुरम इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग वर्तमान में एक्टिव हैं या क्लास को केवल टच करके जा रहे हैं। तो भैया पैर छूने से कुछ नहीं होगा, देखभाल करनी पड़ेगी। उसी प्रकार इस क्लास के पैर छूने से कुछ नहीं होगा, इस क्लास के पैर छूकर आपको या पैर धोकर आपको पीना पड़ेगा, जब भी जाकर आपका क्या होगा, उद्धार होगा। तो इस क्लास को बहुत सीरियस होकर देखिए, क्योंकि हलवा नहीं है। 80-90 नंबर को आप कुछ नहीं मानते हो ना, तो इस क्लास को ज़रूर स्किप कीजिएगा। कभी 80-90 नंबर आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज के 2 प्रश्न हैं, पहला है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, दूसरा है उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम ऐसे ही अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।